हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10, जिसमें हमारा अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं, और इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे थे। इससे पीछे हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 5 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या है? जो हमारा प्रश्न संख्या 5 है वो ये है, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। हमें ये जांच करना है क्या कि कोई भी प्राकृत संख्या यहाँ पे n जो है उसके लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जरा इस पे थोड़ा विचार करते हैं। इसी की तरह एक एग्जाम्पल आपकी बुक में 5 है, जिसमें लिखा है जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। सेम इसी तरह है, तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए जिससे आप एग्जाम्पल अपने आप से लगा पाएं। तो इस सवाल को जरा समझते हैं कि n की ऐसा कोई भी मान है जिसके लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो जरा विचार करते हैं। अगर मान लो n की जगह पे 1 है तो 6 की पावर 1, मतलब ये जो है क्या ये शून्य पर समाप्त हुआ। आगे देखते हैं 6 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब 6 छंग 36। आप देख सकते हैं ये जो समाप्त हो रही है वो भी 6 पे हो रही है। 6 की पावर 3 अगर बात करें 216, ये भी किस पे समाप्त हो रही है? 6 पे। इसी प्रकार 6 की पावर 4 की आप जांच करेंगे, 6 की पावर 5 की करेंगे, 6 की पावर 6 की करेंगे, 6 की पावर 7 की करेंगे। आप देखेंगे कि क्या ये संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो रही है या नहीं हो रही है। अब ऐसे तो हम करते हुए देखेंगे नहीं बार बार। मान लो इस प्रश्न में मैंने आपको थोड़ा लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर 6 n की जगह 1 हुआ तो 6 आया, 2 हुआ तो 36 आया, 3 हुआ तो 216। ऐसे क्या हम कब तक जांच करेंगे क्या कहीं पे ये शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिए। एक अगर कोई संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसमें क्या और इसमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। जैसे मान लो अगर 10 लिखा है तो 10 के अगर गुणनखंड देखे जाएं तो ये 2 और 5 आ रहा है, 2 पंजे 10। अगर बात करें 20 तो 20 के गुणनखंड अगर आप करें तो 2 गुणा 2 गुणा 5 यानी कि 4 पंजे 20 आता है। अगर मान लो 30 लिखा है तो 2 गुणा 3 और गुणा 5 आएगा। अगर मान लो 50 लिखा है तो आप देख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 आएगा। अगर मान लो 100 लिखा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो इतने से ही आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं? अगर यहाँ पे संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है, संख्या किस पे समाप्त हो रही है? शून्य पर। तो उसके जो गुणनखंड है उसमें देखो एक संख्या 2 आ रही है, एक 5 आ रही है। ठीक है, एक अगर शून्य है तो 1 2 1 5। 20 वाले केस में भी देखो 1 2 और 1 5। 30 वाले केस में भी देखो 1 2 और 1 5। 50 वाले केस में भी देखो 1 2 और 1 5। एक शून्य की बात कर रहे हैं तो शून्य पर समाप्त हो रही है, तो एक यहाँ पे जो इस संख्या के आप इकाई अंक में देखो शून्य पर समाप्त हो रही है। एक शून्य आने के लिए संख्या के गुणनखंड में संख्या 5 और 2 का आना जरूरी है। अब आधे बच्चों को काफ़ी बार मैंने देखा है, आधे बच्चे लिख देते हैं केवल गुणनखंड में 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं है। संख्या अगर शून्य पर समाप्त होगी तो उसमें अनिवार्य रूप से एक संख्या 2 और एक संख्या 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में जरूर आएगी। संख्या 2 और संख्या 5। ठीक है, यहाँ पे अगर 100 की बात करें तो 100 वाले केस में देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो ये 2 और 5 एक ये है, एक 2 और 5 एक ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या जो है 2 और 5 अनिवार्य रूप से आना जरूरी है। अब इसको लिखेंगे कैसे? क्या ये 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी? तो आप 6 की पावर n के गुणनखंड अगर 6 के करेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा। 2 गुणा 3, इसमें किसकी उपस्थिति नहीं है? यहाँ पे जो है वो संख्या 5 उपस्थित नहीं है। तो क्या ये संख्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त हो सकती है?
तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, संख्या 5 उपस्थित नहीं है। जबकि हमने क्या कहा, अगर कोई संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 और 2 का आना अनिवार्य है। ठीक है, कम से कम 1, 2 और 5 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो उससे कोई मतलब नहीं, कम से कम 2 और 5 होना अनिवार्य है, जिससे संख्या हमारी जो है अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, अब जरा इस पर विचार करते हैं। किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2, 5 उपस्थित हो। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2, 5 उपस्थित हो। अब हम देखते हैं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। तो अब हम 6 की पावर n के गुणनखंड करें तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये 6 की पावर n बराबर हमने क्या लिखा, 2 गुणा 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है। अगर संख्या 5 उपस्थित नहीं है तो ये संख्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, संख्या 5 उपस्थित नहीं है। यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, आता है 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए अंक 0 पर के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ आज का कंप्लीट। क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये प्रश्न था। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, किसी प्राकृत संख्या n के लिए अगर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 आना चाहिए अनिवार्य रूप से। फिर हमने क्या करा, 6 की पावर n के गुणनखंड किए जिसमें केवल 2 और 3 आया, 5 तो आया ही नहीं। तो अगर 5 नहीं आया तो ये संख्या किसी भी प्राकृत संख्या के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी की तरह एक एग्जाम्पल 5 है, उसको मैं केवल कुछ चेंज करूँगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है बुक का सेम आप इसी तरह से कर पाएंगे। एग्जाम्पल 5 अब ये हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 5 क्या है,
एग्जाम्पल 5 में केवल यही बताया गया है, जांच कीजिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी या नहीं। तो करना क्या है एक्चुअली, हमें किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n जो है वो अंक अगर शून्य पर समाप्त होगा, यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, 2 और 5 होना चाहिए, तभी संख्या शून्य पर समाप्त होगी। फिर हम क्या देखते हैं, 4 की पावर n के अगर गुणनखंड किए जाएं, तो 4 की पावर n जो संख्या है इसके गुणनखंड करे जाएं तो 4 के गुणनखंड केवल आएंगे 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 की पावर n गुणा 2 की पावर n। तो यहाँ हमें क्या पता लगा कि संख्या जो है 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, अतः 4 की पावर n जो है वो किसी भी प्राकृत संख्या के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपका जो है 5वीं क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे प्रश्न संख्या 6 पर। क्या है हमारा प्रश्न संख्या 6, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा कहाँ पे है, प्रश्न संख्या 6 क्या है, प्रश्न संख्या 6, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा है जांच की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि हमें इस प्रश्न में ये विचार करना है, ये व्याख्या करनी है कि ये जो संख्याएं हैं वो भाज्य क्यों है। अब जरा एक बात समझिए कि मान लो कोई संख्या हमारे पास लिखी है 13, ठीक है, अगर 13 के गुणनखंड की बात आए तो 13 अपने अलावा किसी से भी नहीं कटता है। अगर बात करें यहां पे लिखा है 4, तो 4 किससे कटेगा, अभाज्य संख्या 2 से, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। अगर मान लो 12 की बात करें तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। हमने क्या देखा यहाँ पे, ये अभाज्य संख्या 13 है तो इसके अभाज्य गुणनखंड केवल एक ही है जो कि स्वयं है। ये एक भाज्य संख्या है, इसके देखो ये गुणनखंड है और जो कितने हैं, 2 है, एक तो ये स्वयं 4 है और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, मतलब ये क्या है 2, 2 गुणा 2। 12 अगर देखी जाए संख्या भाज्य, इसके गुणनखंड देखो एक 2 है, एक 3 है और 2 तो 2 बार है, वो अलग बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई संख्या अगर जो भाज्य है तो उसके कम से कम 2 गुणनखंड होंगे। अगर एक गुणनखंड है तो वो संख्या भाज्य नहीं है, वो संख्या कौन सी है, अभाज्य। हमने पीछे के लेक्चर में बताया था अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वो होती हैं अभाज्य। और वे संख्याएं जिनका स्वयं एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हो, वो होती है भाज्य। जैसे अगर 4 की बात करें तो 4 के अतिरिक्त देखो इसके गुणनखंड क्या हैं, 2, ये भाज्य है, ठीक है। तो अब इस पे अगर व्याख्या करें तो ये संख्या जो हमारी है, कौन सी संख्या, संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक। इस पे हमें विचार करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो यहां पे पहले हल करते हैं। तो हल करने का तरीका पहले ये देखो, यहां से यहां तक कॉमन क्या है, यहां से यहां में हमारा जो कॉमन है इस संख्या में, वो यहां पे देखो इस ब्रैकेट में 13 है और ये 13 कॉमन आ गया तो कितना बचा, 7 गुणा 11 प्लस 1, ये आ गया 13 और ये आ गया 11 सत्ते 77 प्लस 1, अर्थात ये आ गया 13 गुणा 78।
78 को और हम तोड़ सकते हैं। 78 को हम लोग क्या किससे काटें, अगर कोई दिक्कत हो तो काटने की प्रक्रिया हमने बताई थी। इस तरह से अगर फैक्टर करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सम संख्या अगर इकाई अंक सम है। इससे पीछे के लेक्चर में मैंने शायद डिटेल से बताया था, आप लोग वहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ये 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6 और 2 नेम 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब ये 13 आ गया, 13 13 से कटेगा, यानी कि ये 2 गुणा 3 गुणा 13 है। यहाँ पे 2 गुणा 3 13 2 बार है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। कम से कम 2 आ जाए तब भी संख्या भाज्य है, और यहां पे तो 2 से अधिक गुणनखंड हैं। एक तो 2 है, एक 3 है और एक 13 है। हालांकि 13 2 है, लेकिन एक अगर मान लिया जाए कि ये सेम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 2 3 और 13 है। कम से कम अगर 2 आ गए तब भी संख्या भाज्य है, एक के अतिरिक्त आ जाए बस। तो हम क्या लिखेंगे, यह एक भाज्य संख्या है। यह एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक, क्योंकि इसके ऐसे लिख दो, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2, 3, 13 हैं। ठीक है, एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि 2 से अधिक अगर कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड है किसी संख्या के तो वो भाज्य होती है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो हमारा आ गया। ये वाला पार्ट जो है पहला वाला आपने देखा, ये भाज्य संख्या है। अब इस पे विचार करते हैं, क्या ये भी भाज्य संख्या है या हमारी संख्या भाज्य नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसको भी थोड़ा बढ़िया से। ये जो संख्या है कौन सी, 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5। ठीक है, इसको भी पहले सरल करो, पता लगे हमारी ये संख्या भाज्य है या नहीं। तो पहले यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये एक पद प्लस लगा के ये दूसरा पद, 2 पदों में कॉमन क्या है यहाँ पे, इन दोनों में देखो यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 5 आएगा। 5 ले लिया कॉमन, क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1। इन सब की आप गुणा करना तो आएगी 1008 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया 5 गुणा ये हो गया 1009। अब पता तो वैसे ही लग रहा है, यह एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 तो गुणनखंड आ ही गए, एक तो 5 आ गया और एक 1009 आ गया। अगर 1009 के और गुणनखंड आते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, आप करके देखना 1009 के भी और गुणनखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड उपस्थित हैं। ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है। यह एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं। 2 गुणनखंड हैं, कौन कौन से हैं, एक 5 है, एक 1009 है। ठीक है, देख लीजिए, कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।